हाँ जी, तो देख ली क्या क्या कंट्रोल्स है आपके पास। फर्स्ट इज क्या है मेरे पास, अबिलिटी टू एग्जीक्यूट न्यू, ठीक है। उसके बाद एलोकेट रिसोर्सेज, और उसके बाद क्या है मेरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यू वालनरेबिलिटी अगर आती है तो उसको मैं पहले से ही प्रोटेक्टेड रहती हूँ उसके अगेंस्ट। फिर क्लियर कम्युनिकेशन है सारे कंट्रोल्स की। उसके बाद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे कंसिस्टेंटली अवेलेबल है, और रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है मुझे अवेलेबल है। ओके, हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस मीन्स की मैंने सिक्योरिटी अवेयरनेस को क्या करा हुआ है, मतलब एटमोस्ट इंपॉर्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, उसके बाद जो मेरी हेल्प डेस्क है या फिर मेरा सपोर्ट सेंटर है उसका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। ओके, और उसके बाद लास्ट इज जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो सारे क्या है, मैं टाइमली और विद इन द बजट जो भी मुझे अलॉट हुआ था उसको मैं उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पा रही हूँ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ कंट्रोल। देखो अभी पहले हमने एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़े थे, अब हम देखेंगे लेवल्स। जो भी मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे 3 लेवल्स पे कंट्रोल लग सकते हैं। क्योंकि जब भी मेरी एप्लीकेशन बनती है तो पहले उसकी हम क्या डिजाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर किसी ने कॉन्फ़िगरेशन में ही गलती कर दी या कॉन्फ़िगरेशन में ही कोई चेंजेस कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी, तो उसका इफेक्ट आएगा मेरे आंसर पे। अच्छा, सेकंड होगा मेरा मास्टर लेवल, ठीक है, एंड थर्ड इज मेरा ट्रांजेक्शन लेवल। तो देखते हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हाँ जी, देखो, कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेटअप। जब मैं सॉफ्टवेयर को सेटअप करती हूँ वो क्या है मेरा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन विल डिफाइन हाउ सॉफ्टवेयर विल फंक्शन एंड व्हाट मेन्यू ऑप्शंस आर डिस्प्लेड। क्या क्या उसमें ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, वो हम कॉन्फ़िगरेशन में लिख देंगे। ओके, सम एग्जांपल्स देखो क्या क्या। जैसे इसने बोला मैपिंग ऑफ अकाउंट्स टू फ्रंट एंड ट्रांजेक्शंस। जैसे मेरी ट्रांजेक्शंस है परचेज की, सेल्स की, तो उसको किस तरीके से मेरे पास शो होंगी। वो परचेज के, अगर परचेज की ट्रांजेक्शन तो परचेज हेडिंग में शो होगी, अगर सेल की है तो वो सेल में शो होगी। अच्छा, मैपिंग मतलब अगर परचेज की ट्रांजेक्शन तो वो किस में जाएगी, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अगर कोई इनकम की, अगर इनकम है तो किस में जाएगी, मेरे P&L में। तो ये हमने उसमें सेट कर देना है कि अगर कोई इनकम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाए, मेरे P&L में। अगर कोई एसेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाए, मेरे बैलेंस शीट में चला जाए। इसको बोलते हैं मैपिंग। हाँ, उसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ अकाउंट्स, की जो मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होएगा। ओके, सेकंड हम उस पे क्या लगा देंगे, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस। कौन कौन इसका एक्सेस कर सकता है और उसमें क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऑथराइजेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड मैनेजमेंट देखेंगे कि पासवर्ड कितना लेंथ का होना चाहिए, किस तरीके से हमने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना है, वो चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखो मास्टर टैली देखा है किसी ने, चलाते हुए देखे। अच्छा, मैं वो आपको शो कर दूंगी अगली बार टैली दिखता कैसे, एक बारी। ठीक है, अब देखो मास्टर्स में क्या आएगा। मास्टर मतलब मेन हेडिंग्स, ठीक है। जैसे हमने डेटर का क्रिएट कर दिया तो डेटा मास्टर में क्या क्या आएंगे। ठीक है, अब मैंने कस्टमर बना दिया तो कस्टमर में अगर मैं बोलूँ तो कस्टमर में क्या क्या आएगा, जिसका हेडिंग्स बोलते हैं। हाँ जी, वो होता है मेरा मास्टर फाइल। अच्छा, अब देखो मैंने मास्टर फाइल एक बार ही क्रिएट करती है। सपोज मैंने, मेरा एक कस्टमर है वो मेरे पास हमेशा ही मेरे पास ही शॉपिंग करने आते हैं। ठीक है, मैंने एक बार ही हेड क्रिएट कर दिया उनका। ठीक है, मैंने उनका डिटेल डाल दी, एड्रेस डाल दिया, उनका पैन नंबर डाल दिया। ठीक है, और उनकी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी कि इतने टाइम पे इसको लोन भी देना है। एक बार ही कर दूंगी मैं, बार बार तो नहीं चेंज करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास्टर अपडेट करना, मास्टर फाइल को अपडेट करना। ठीक है, देखो देखो भी रीड करना। Masters refer to the way various parameters are set up for all modules of software like purchase, sales, inventory, and finance, etc. These drive how the software will process relevant transactions. The masters are set up first time during installation, and these are changed whenever the business process rules और पैरामीटर्स आर चेंज। हाँ जी, अब मैंने एक बार उनको क्या कर देना है, सेट कर देना है। सपोज मैंने जहां जिससे परचेज करनी है, ठीक है, मैंने जो मेरी फर्म से जिनसे मैं परचेज करती हूँ उनकी मैंने ही पहले क्या कर दी, सारी डिटेल उसमें ऐड कर दी। अब जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगी तो बार बार मुझे उनके बारे में नहीं पूछेंगे कि आप किसको ऐड करो। मैंने उनका GST नंबर, उनकी डिटेल की, वो उनका कहाँ पे मुझे एड्रेस है, उनका जो भी एड्रेस था, पैन नंबर था, सब कुछ मैंने एक बार ही सेव कर दिया। अब वो जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन में कर जाऊँ दोबारा मेरे से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार मैंने इन्फॉर्मेशन फीड कर दी वहां पे। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया, वही एक वेंडर मास्टर हो गया मेरा, फिर एक मेरा हो गया कस्टमर मास्टर, फिर हो गया एक एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर में क्या क्या लगाओगे, देखो एम्प्लॉय नेम लिख दोगे, डेजिग्नेशन लिख दोगे, सैलरी। देखो अब ये चीजें बार बार तो चेंज होएगी कि एक साल में तो एटलीस्ट नहीं चेंज होएंगी। ठीक, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर पर्सन का अलग है, क्योंकि एक बार तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, एक बार तो एक पर्सन की आप डिटेल डालोगे ही ना, ये चीज है।
जैसे सपोज मैं स्टूडेंट का अगर डेटाबेस कर रही हूँ, आप मेरे पास अभी आए हो तो एक बार तो मैंने आपकी सारी डिटेल ले ली। अच्छा, अब बार बार तो नहीं चेंज होगी आपकी डिटेल, आपका नाम तो चेंज नहीं होगा। और सारे बच्चों के लिए आपने रखोगे कि 1 लाख रुपए इसको फीस आनी है, हम्म। तो अगर आपने सपोज फीस बढ़ाई 1 लाख तो सबके लिए एक साथ बढ़ा, वो नहीं होगा? और नहीं, वो तो मैं कर रही हूँ पर्सन की डिटेल आपने लगानी, पर्सन की क्रेडिट लिमिट, कि अगर लोन देना है तो किस किस लिमिट तक देना है, वो चीज बोल रही हूँ मैं आपको। क्रेडिट लिमिट मतलब लोन सेट कर दिया हमने। ओके। अच्छा, फिर देखो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब कि जो भी उसके बाद ट्रांजेक्शन होंगी, कैश आया कैश गया, जो भी चीजें होंगी वो ट्रांजेक्शन में आएंगी, सैलरी हमने पे करी, जो भी चीजें होंगी, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन एंटर थ्रू मेन्यूज एंड फंक्शंस इन द एप्लीकेशन, जो हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन करेंगे इन द एप्लीकेशन, ऐसे कर लेना, ठीक है। थ्रू विच ऑल ट्रांजेक्शन फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स आर इनिशिएटेड एंड ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड, तो जो मेरी सारी ट्रांजेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड होनी चाहिए। आगे हम वन बाय वन देखेंगे हर चीज को। फॉर एग्जाम्पल सेल ट्रांजेक्शन है, परचेज है, स्टॉक ट्रांसफर है, जर्नल एंट्रीज, पेमेंट, ये सारी मेरी ट्रांजेक्शन होंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं। हर प्रोसेसेस में हमने देखना है कि मास्टर लेवल में रिस्क क्या होएगा और उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो जी, फर्स्ट है मेरे पास ऑर्डर टू कैश। ये मेरे पास क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस हैं, स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस मेरी बुक में दी हुई हैं, बस उनके ही मैंने कंट्रोल के बारे में लिखना है, और ये बहुत इजी है, देखने में शायद बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरा ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश मतलब ऑर्डर लेना और कैश रिसीव करना। परचेज टू पे, परचेज करना मतलब पेमेंट कर देना। ओके, थर्ड क्या है मेरा, इन्वेंट्री साइकिल, ठीक है। और फिर फोर्थ है मेरा HR से रिलेटेड क्या प्रोसेस है, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट में क्या देखेंगे, एंड लास्ट इज जर्नल लेजर में हम क्या क्या एंट्रीज करेंगे। इसमें आपका या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दो आप क्या करो, डायरेक्ट पूछेंगे कि आप सपोज परचेज टू पे है अगर प्रोसेस है, उसका रिस्क लिखो एट मास्टर लेवल या फिर ट्रांजेक्शन लेवल। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना मास्टर लेवल पूछा है या फिर ट्रांजेक्शन लेवल पूछा है, ठीक है। अब देखो इसमें इजी पार्ट क्या है, इजी पार्ट ये है कि आपने अगर यहाँ पे दो चीजें याद कर ली तो सब में वही चीजें चलेंगी, ठीक है। मास्टर लेवल की तो बिल्कुल सेम सिमिलर चलेंगी सारी प्रोसेसेस में, मोस्टली 2 या 3 पॉइंट्स पूछता होता है, ठीक है, पर बिल्कुल सिमिलर है। देखो मास्टर लेवल पे मुझे क्या रिस्क है, पहले तो ये देखते हैं, पहले समझते हैं कि मास्टर लेवल पे क्या रिस्क है। क्या रिस्क हो सकता है, पहले तो ये हो सकता है कि किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर लिया हो, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल सकती है। हाँ, वो भी रिस्क है, गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने डाल दी। पहले तो ये पॉइंट देखो, सिस्टम एक्सेस टू मास्टर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर, कि सबको ही हमने यूजर्स को मास्टर की एक्सेस दे दी कि आप चेंजेस कर सकते हो, तो ये रिस्क है अपने पास। और अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करोगे, रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। जहां पे नॉट रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे वर्ड क्या आ जाएगा आपका, रिस्ट्रिक्टेड कर दो टू द ऑथराइज्ड यूज। हाँ, यही करना है, ठीक है। चल एक बार मैं देख लो, फिर बाद में होएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही पढ़ लो, ठीक है। देखो उसके बाद अब क्या बोला उसने फर्स्ट पॉइंट में, इनवैलिड चेंजेस कर दी टू द कस्टमर मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में हमने क्या कर दी, इनवैलिड गलत चेंजेस कर दी। अब इसका कंट्रोल क्या लगाओगे, ओनली वैलिड चेंजेस, ठीक है। ऑपोजिट कर दोगे, ओनली वैलिड चेंजेस आर मेड टू द कस्टमर फाइल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था, चेंजेस टू द कस्टमर मास्टर फाइल आर नॉट एक्यूरेट। अब वो एक्यूरेट नहीं है, अब उसको कर दो एक्यूरेट कर दो, कि सही से चेंजेस करो, ठीक है। हाँ, कंट्रोल्स अपने आप बन जाएंगे, सिर्फ रिस्क याद कर लेने, वो भी 2-3 प्रोसेसेस, 1-2 प्रोसेसेस के। अच्छा, एक क्या है मेरा कस्टमर मास्टर फाइल डेटा क्या है, वो अप टू डेट नहीं है, हर रेलेवेंट। अब उल्टा कर दोगे, ठीक है जी। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ट्रांजेक्शन लेवल पे, ट्रांजेक्शन लेवल पे क्या होंगी मेरी, ट्रांजेक्शन होंगी। अब ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा देखो, अब गुड्स रिसीव करे थे कस्टमर से आर नॉट प्रोसेस्ड प्रॉपरली, उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हुई, तो उसका क्या कर दोगे कंट्रोल, उल्टा आर नॉट काट दो, काट दो। अच्छा, फिर क्या है, गुड्स शिप्ड आर नॉट, गुड शिप हो गए अब पर उसका बिल नहीं जनरेट करा, अब कर दो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो इनवॉइसेस थे वो कैलकुलेट नहीं करे ठीक से और रिकॉर्ड भी नहीं करे,
अब क्या करोगे, एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट कर दो और रिकॉर्डिंग डाल दो। अच्छा, फिर है कैश रिसीट्स जो भी थी वो क्या थी, एंटर नहीं करी, कैश रिसीट्स एंटर नहीं करी, अब क्या कर दो, एंटर कर दो। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट जो है ये सब में चलेगा, तो मैं कह रही हूँ ये पॉइंट तो याद कर ही लेना, किसी को कुछ नहीं याद आएगा ये लिख देना। अच्छा चलो नेक्स्ट प्रोसेस में देखो, अब सिमिलर लग रहा है। देखो अब इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेना, ये नहीं है कि बिल्कुल सेम, यहाँ पे अभी सप्लायर मास्टर फाइल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। परचेज टू पे में सप्लायर फाइल में आएगा, उसमें क्या था मेरा, कस्टमर था। हाँ, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट ही कर दिया बिल्कुल। ठीक है, परचेज टू पे मतलब क्या है, सप्लायर से परचेज कर लिया जब सप्लायर से तुमने परचेज करा और उसको पेमेंट करी, वो चीज आएगी। और कस्टमर में तुमने सेल करी। ठीक है जी, क्लियर है। पहले मास्टर फाइल वाले देख लो जल्दी, मास्टर का सेम है, ट्रांजैक्शन का हो जाएंगे, 2-3 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे। थोड़ा बस वो परचेज से हो गया ना, हाँ वो तो बस पढ़ी नहीं पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, एक बार फिर भी अभी देख लो। हाँ, बाद में फिर रह जाएगा, और ये 4 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स को। डिस्बर्समेंट मतलब डिसबर्समेंट मतलब पे करना, जैसे मैंने लोन डिसबर्स करा वैसे पेमेंट करी। इस चैप्टर में या तो फ्लो चार्ट से पक्का क्वेश्चन आता है या इससे आता है, अगर इससे आ गया तो फ्लो चार्ट नहीं आएगा। दो अलग है। हाँ ठीक है, जनरल वो किस्मत है, मैंने तो बोला इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पे मत जाना। चलो नेक्स्ट देखो, इन्वेंट्री देखो जल्दी। बस यहाँ पे इन्वेंट्री यूज कर लोगे वर्ड, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है, इनवैलिड चेंजेस कर दी, ठीक है, या फिर वो एक्यूरेट नहीं थी, तो यहाँ पे होगी। और तीसरा आप सिस्टम एक्सेस वाला लिख देना। अच्छा, अब उसमें देखो ट्रांजेक्शन में रॉ मटेरियल जो थे विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर से मिले, ठीक है, अब उसको क्या करो, वैलिड ऑर्डर क्रिएट कर दो। अच्छा, फिर रिकॉर्ड नहीं करे, उसके बाद अगर हाँ, अगर फिनिश्ड, फिर इन्वेंट्री 2 टाइप की, अगर रॉ मटेरियल भी आएगा, फिनिश्ड गुड्स भी आएगा। अगर फिनिश्ड गुड डिस्पैचेज है वो क्या करा, रिकॉर्ड नहीं करा, डिस्पैच कर दिया पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। लास्ट वाले 2 पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है, कैश और सिस्टम एक्सेस वाला, ठीक है। अच्छा चलो देखो एचआर में देखो, अब एचआर में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे भी रिस्क आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हमने उसको क्या सेट करना है, फर्स्ट तो हमें क्या देखना है, एम्प्लॉयज हैव सिस्टम एक्सेस इन एक्सेस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि उनके पास क्या होनी चाहिए, एक्सेस उनकी अनऑथराइज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उस यहाँ पे हमने हाँ एक्सेस में है, पहले ये देखना है। पहले, हाँ पहले हमें इसकी एक्सेस को क्या कर देना है, वहां पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। और सेकेंडली जो एम्प्लॉयज हमें, जिन्होंने कंपनी छोड़ दी है, अब उनका क्या कर दो, वहां पे तुम अकाउंट क्लोज कर दो, उनको अब एक्सेस नहीं करने देना, Cases तो मतलब कि जितनी उनको जरूरत है उसमें जितनी उनको जरूरत है। हाँ जी हाँ, उतनी ही एक्सेस दो, मतलब ये नहीं है कि हर बंदा ही मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो कहाँ पे ध्यान रखोगे, इंटीग्रिटी, फिर डेटा की इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगी ना, फिर डेटा इंटीग्रेट नहीं रहेगा फिर। अच्छा जी, फिर देखो मास्टर लेवल पे देखो क्या करोगे, पहले तो न्यू एम्प्लॉयज कहते ऐड नहीं करे, नए एम्प्लॉयज आए थे पर उनको ऐड नहीं करा, उनका मतलब उनका मास्टर क्रिएट नहीं करा, ठीक है। अच्छा, फिर टर्मिनेटेड एम्प्लॉय, अब जो छोड़ गए थे उनको रिमूव नहीं करा, उनके मास्टर ऐसे शो हो ही जा रहे हैं पर वो उन्होंने कंपनी छोड़ दी है, तो समझ आ गए। तीसरा वही आ गया, सिस्टम एक्सेस वाला। फिर देखो ये सैलरी, हाँ जी सैलरी का, सैलरी टू एम्प्लॉयज लिख लो अगर किसी को डाउट है पेरोल में, ठीक है। उसके बाद है पेरोल मास्टर फाइल डेटा इज नॉट अप टू डेट, वो अप टू डेट नहीं है, तो इसको क्या करो, अप टू डेट कर दो, ठीक है जी। अच्छा चलो अब आ जाओ, अब फिक्स एसेट्स पे देखो, फिक्स एसेट्स में अब क्या क्या देखोगे, वही चीजें होंगी। मास्टर लेवल पे तो वही रहेगा, ट्रांजेक्शन में देखो क्या होएगा, मास्टर लेवल जल्दी देख लो, मास्टर लेवल फॉर फिक्स एसेट इवैल्यूएट चेंजेस है, फिर नॉट एक्यूरेट है, नॉट अप टू डेट है, फिर सिस्टम एक्सेस है। अच्छा, फिर देखो फिक्स एसेट के रिगार्डिंग क्या क्या तुम ट्रांजेक्शन्स करते हो, क्या ट्रांजेक्शन्स करते हो, फिक्स एसेट खरीदते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और क्या करते हैं, उस पे मेंटेनेंस कराते हैं, यही ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब वो लिख दो,
फिक्स एसेट्स एक्विजिशन, फिक्स एसेट एक्वायर करा था मतलब परचेज करा था, अब उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करा, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा फिर क्या था, ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं करा। अच्छा फिर अगर डिस्पोजल मतलब ट्रांसफर मतलब सेल कर दिया, सेल कर दिया तो अब उसको रिकॉर्ड नहीं करा। फिर रिकॉर्ड ऑफ एफए मेंटेनेंस एक्टिविटी, उसकी मेंटेनेंस कराई थी ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करी। या फिर ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्ड, अच्छा सारे ही नहीं रिकॉर्ड करे, जो ठीक लगता है वो कर लेना ठीक है, सेम ही है कोई बात नहीं। चलो जी जर्नल लेवल पे देखो, जर्नल लेजर में क्या क्या एंट्रीज करेंगे, देखो जल्दी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में पहले सेट कर दो कि अनऑथराइज एंट्री नहीं करनी, फिर आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज आर नॉट प्रोहिबिटेड, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया नहीं था कि अगर कैश नेगेटिव आ रहा है तो फिर भी आप एंट्रीज करी जा रहे हो, आपका सिस्टम एरर ही नहीं दे रहा, तो वो चीज आप उसमें पहले क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर दो कि अगर कैश नेगेटिव होता है तो आपको एरर आ जाए। अच्छा उसके बाद है, हाँ 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 नेगेटिव कैश बैलेंस। हाँ जी, फिर सोर्स ऑफ ऑल एंट्रीज हमें आइडेंटिफाइबल नहीं है। अच्छा फिर अकाउंट मैपिंग्स आर नॉट अप टू डेट, अकाउंट मैपिंग यहाँ पे लिख लो, आपकी इनकम कहाँ जानी चाहिए आपकी, हाँ इनकम कहाँ जानी चाहिए लिख लो, इनकम इनकम कहाँ जानी चाहिए, पी एंड एल में जानी चाहिए, अकाउंट मैपिंग मतलब इनकम पी एंड एल में, और एसेट कहाँ जाने चाहिए मेरे, बैलेंस शीट में जाने चाहिए। ठीक है अब देखो मास्टर में, मास्टर में वही हो गया अपने पास, मास्टर रिपोर्ट सॉरी, जीएल मास्टर फाइल चेंज रिपोर्ट, जो चेंज रिपोर्ट है वो जनरेट नहीं करी, अगर किसी ने उसमें चेंजेस करी थी पर वो रिपोर्ट क्या है जनरेट नहीं हुई तो वो एरर है। सेकंड है स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड चार्ट का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स किस फॉर्मेट में बनेंगे, जैसे कई बार होता है हेड ऑफिस और सब्सिडियरी के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो अकाउंट्स में फॉर्मेटिंग क्या होगी वो क्या है अप्रूव नहीं करी, तो अकाउंट्स ऐसे ही बनी जा रहे हैं, सबका ही इकट्ठा डेटा कैलकुलेट हो ही जा रहा है। यहाँ पे लिख लो, स्टैंडर्ड चार्ट में भी लिख लो कि हेड ऑफिस और सब्सिडरी का डेटा अलग अलग होना चाहिए। अच्छा ट्रांजेक्शन में देख लो क्या क्या लिख सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपने अलग अलग बनाना भी है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले मैनेजमेंट से, ये नहीं कि अपनी मर्जी से ही आप कैसे भी तरह से अकाउंट्स बना रहे हो ठीक है। स्टैंडर्ड चार्ट्स स्टैंडर्ड चार्ट। अच्छा रिस्क देखो, अब रिस्क में क्या है, ट्रांजेक्शन में अकाउंट कोड या फिर ट्रांजेक्शन अमाउंट आर नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बहुत है इतना। अच्छा फिर है एंट्रीज बुक्ड इन क्लोजिंग प्रोसेस, ठीक है यहाँ पे तो समझ आ गया ना क्लोजिंग वर्ड क्यों आया, क्लोजिंग एंट्रीज, क्योंकि जर्नल लेजर में तो क्लोजिंग एंट्रीज जाएंगी। अच्छा फिर लास्ट सेकंड पढ़ो, एक्चुअल टू एक्चुअल टू बजट, ये जो जो मेरी रिपोर्ट्स निकलनी थी वो क्या है, आर नॉट, वो प्रोड्यूस नहीं करी, सिंपल बोल सकते हैं, जो भी मेरी रेशियोज थी वो क्या है जनरल लेजर ने प्रोड्यूस ही नहीं करी, ठीक है। तो सिस्टम क्या लगाओगे कि शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन मंथली बेसिस, वो मंथली बेसिस पे रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करके दे, ठीक है। रिस्क तो यही है ना कि उन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं करी रिपोर्ट्स, देखो हमने सेटअप कर दिया उसमें कि हर मंथ रिपोर्ट निकलनी चाहिए, जनरेट निकल, हाँ निकली नहीं, नहीं नहीं रिपोर्ट जनरेट ही नहीं करी सिस्टम ने, सिस्टम रिपोर्ट नहीं जनरेट करा, सपोज एरर दे रहा है कि फीचर नहीं अभी नहीं हुई या ईयर एंड पे होंगी, तो वो रिस्क है मेरा। ठीक है लास्ट पॉइंट पढ़ लो एक बारी, अपने आप पढ़ लो फटाफट। रिकनसाइल का पॉइंट है कि जर्नल लेजर का जो बैलेंस है वो सब लेजर के साथ रिकनसाइल नहीं हो रहा, ठीक, तो रिकनसाइलेशन भी क्या है जरूरी है, रिकनसिलेशन जरूरी है, तो यहाँ पे लिख दो कि वो क्या होनी चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए, इतना ही कर लेना बहुत है। 6 पेज होगी ना, तो मैंने कहा था कि खत्म ये चैप्टर, चलो। हम बता कितने चैप्टर बनाना है, हाँ ये ऐसे भी बस इसी को एक्सप्लेन करना है। आज 2 बजे तक क्लास है तो हाँ जी चलो 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 जल्दी। वो भी काम देते हैं। हाँ जी फ्लो चार्ट देखा आपने कभी, हाँ कैसा होता है, ऐसे एक जैसे क्लाउड बना के या फिर टेबल होते हैं फ्लोट ऐसे होते हैं। नहीं जो नहीं है
एक ब्रांच वाला होता है, हम्म एक यूनिट। क्या बोले फ्लो चार्ट की है। ये फ्लो चार्ट ही है ना। अच्छा आप देखो पहले इस फ्लो चार्ट को देखो पहले एक बारी। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लैंप चल नहीं रहा, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, डिसीजन, ये इसको इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। कि पहले हम देखेंगे कि प्लग्ड इन है, अगर नहीं है तो प्लग कर दो, ठीक है। अच्छा अगर प्लग्ड इन है फिर भी नहीं चल रहा, फिर कुछ और सोचो, फिर मतलब क्या है, फ्यूज हो रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिपेयर, दो ऑप्शन। इस जो ये डिसीजन बॉक्स होएगा, जो ये डिसीजन बॉक्स होएगा उसके हमेशा दो आंसर्स होंगे, ठीक है। हाँ जी पहले सुन लो, जो ये डिसीजन बॉक्स होएगा उसके हमेशा दो आंसर्स होंगे, या तो होएगा यस या होएगा नो, ठीक है। देखो अभी एक फ्लो चार्ट और बढ़ाती हूँ। अरे वो उसमें है ना अरे सिर्फ फ्लो चार्ट अगर पेपर में ये आ गया तो 6 मार्क्स का आएगा, ये ऑडिट लिख के आएंगे वहाँ। जो मर्जी लिख लेना, पर वो ऐसे ये चाहता है, ठीक है। देखो जी ये शेप का ये सारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। एक बार इसको नजर मार लो, होता है बिना। कुछ ऐसे। अगर ये शेप गलत बना दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बस ये होगा। वो है ये ट्रायंगुलर रोम्बस के बना रहे वही बता रही हूँ, वही बता रही इम्पोर्टेंस है उसकी हुई हूँ। बस आपने 2-3 याद करने हैं। देखो अगर तो ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है प्रोसेस, ठीक है। इतने इतने आपको है नहीं, आपको फर्स्ट लाइन वाले ही है सिर्फ, क्लाउड का है। आपको यहाँ तक ही है। वो एक्स्ट्रा अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो वो कर सकता है। क्लाउड का क्या है? हाँ जी देखो, ठीक है, ये डिसीजन बॉक्स है सेकंड वाला। अच्छा ये है मेरा प्रिंट डॉक्यूमेंट, जब हम प्रिंट कराते हैं तो कोई दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही है, दिख रहा है अब? चलो ये है मेरा इनपुट डेटा के लिए, थोड़ा और जूम कर दो फिर ये है स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया जब हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले फ्लो चार्ट मतलब स्टार्ट करिए, उसको और उसका कर दे उसको। हाँ नहीं जरूर ऐसे नहीं, बस बस ओवल बनाना है आपने, उसका मतलब है स्टार्ट हो गया, वही तो दिखा रही हूँ। पहले सारे दिखाई देते हैं। करने नहीं है आपने। अरे सिर्फ एक को था वो उसको आई हाँ जी इसको रीड करो, हाँ जी इसको देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कैसा क्वेश्चन आ सकता है फ्लो चार्ट पे अगर आया। देखो जी क्या उसने बोला, ई कॉमर्स साइट है, उन्होंने फॉलोइंग कैशबैक ऑफर्स रखे हुए हैं। इफ परचेज मोड इज वाया वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट से परचेज कर रहा है तो उनको 10% ऑफ देना है ऑन द बिल अमाउंट। सेकंड में उन्होंने बोला कि अगर फोन ऐप से कर रहा है तो 20% देना है। अच्छा अगर कोई और मोड है तो कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके उसके बाद फर्दर क्या बोला उन्होंने, एवरी परचेज एलिजिबल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इज गिवन 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स, उनको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देने हैं साथ में, ठीक है। जिनको क्या मिला हुआ है, डिस्काउंट मिला हुआ है, ध्यान रखना। ओके अब फर्स्ट कहता इफ द रिवॉर्ड पॉइंट्स आर बिटवीन 100 to 200 तो कस्टमर को 30% डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स 200 पॉइंट से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा, 40% मिलेगा। टेकिंग परचेज मोड बिल अमाउंट एंड नंबर ऑफ परचेज एज इनपुट, तो इनपुट में हमने क्या डालना है, परचेज मोड डालेंगे कि कहाँ से, फोन से खरीदा, वेबसाइट से खरीदा, फिर बिल की अमाउंट कितनी है, कितना परचेज करा, उसके बाद नंबर ऑफ परचेजेस, ये सारा हम इनपुट में डाल देंगे। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, टू कैलकुलेट डिस्प्ले द टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स, मैंने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं कि हर पर्सन को कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कितना एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, एंड टोटल बिल अमाउंट कितना पेबल है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट कैलकुलेशन, ठीक है, बाद में कितना एक्चुअल बिल बनता है। बनाओ इस पे फ्लो चार्ट। चलो एक बारी ये लो ट्राई करो, फिर यहीं से ट्राई करो। ये प्रोसेस का हो। यहाँ पे सारा जीरो। अच्छा सबसे फर्स्ट पहले होगा स्टार्ट कर दिया,
स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने सारा वो क्या करना है, जीरो करना है, एक बार सारी लोकेशन जीरो करनी है, मतलब बिल अमाउंट जीरो। मतलब एक जब भी कोई प्रोसेस शुरू करते हैं उसका एक रूल है कि सबसे पहले इसको जीरो कर दो। ये है आपका इनपुट, ठीक है। इनपुट में हमने क्या क्या डाला, ये चीजें। पीएम क्या था, परचेज परचेज मोड। बीए मतलब बिल अमाउंट। एनओपी मतलब नंबर ऑफ परचेजेस, उसका ही शॉर्ट फॉर्म जो उन्होंने लिखा हुआ था ना कि इनपुट क्या कराना है। तो 10% डिस्काउंट था, वरना 20। देखो अब देखो, तो डिसीजन बॉक्स में हमने देखा कि क्या वेबसाइट से करा है, पहले पहले फर्स्ट पॉइंट यस है तो फिर ये करेंगे 15%, अच्छा 10%। अगर नो है तो, अगर नहीं, अब वेबसाइट से नहीं करा तो पूछेंगे फोन से करोगे क्या? फोन से करा है यस तो 20% दे दो। अच्छा फोन से भी नहीं करा फिर तो नहीं मिलेगा, फिर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक देखो, समझ आया पहले? ये वो इनटू है टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हमें, इनटू 10 करने चाहिए। 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखे हुए थे ना क्वेश्चन में। ये देखो, हर देखो हर परचेज पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, मतलब अगर एक परचेज करो 10 पॉइंट मिलेंगे, वो चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ परचेजेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ परचेजेस, हाँ रिवॉर्ड पॉइंट्स इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या कैलकुलेट हो जाएगी मेरी बिल अमाउंट। अब देखो इसको, बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। जो डिस्काउंट डाला है हमने, बिल अमाउंट इंटू जो डिस्काउंट है वो चीज, वो बिल अमाउंट। इसको आप ये नहीं कि इनके तरीके से लिखना है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली आपका ही है, बस साइड में इन और के नीचे ईडी लिखा है ना, मैं उसका इनपुट डिस्काउंट नहीं नहीं एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वो जब टोकन रिवॉर्ड पॉइंट लगे, जो एक्स्ट्रा मिला आपको डिस्काउंट। 10 और 20 का जिसका एक्स्ट्रा वो जब रिवॉर्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के 100 है तो हाँ जी, पहले ना यहाँ पे आओ, पहले ये देखो, इसके बाद पहले आपने क्या करा, टीआरपी क्या था, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब देखो, आप पहले इसका डिसीजन लो। अगर टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है, बिटवीन 100 एंड 200 है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 30%। अगर नहीं है तो पहले पूछेंगे कि 200 से ज्यादा तो नहीं है, अगर 200 से ज्यादा है तो 40%, ठीक। अगर नहीं है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल बिल अमाउंट कैसे प्रिंट करानी है। देखो जो ये था, अब जिसका ये चीज आ गई, वो एक तो बिल अमाउंट यहाँ से कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब अच्छा, अब तीनों को क्या करो तुम, कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट प्रिंट करा लो। तो बिल अमाउंट माइनस जो हमारे पास बिल अमाउंट इंटू एक्स्ट्रा, जो हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट माइनस कर दी, उनको एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, और यहाँ पे मेरी बिल अमाउंट निकल जाएगी। तो लास्ट में तुम क्या करो, ये प्रिंट का ऑप्शन, देखो प्रिंट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर जो यहाँ वो भी, हाँ मतलब वो भी बन सकता है, ठीक है, दोनों बना सकते हो आप। डिस्काउंट दिया है 20 का, कुछ कनेक्ट करेंगे 20 कहाँ पे जो ऊपर डिस्काउंट दिया 20 10 और 20 का। कर तो दिया, बीच वाले कर दिया, कनेक्टेड है। एक बार खुद से जब देखोगे ना बना के, फिर अपने तरीके से बन जाएगा। एग्जांपल नहीं है कि इतने ऑर्डर करे इतना होगा, ये तो मैं अपना दिमागी इसके साथ ठीक है, मतलब जैसे मैम अगर सपोज मैं तेरे को चार ऑर्डर हुए इतना इतना, एक ने ऐसे किया, एक ने ऐसे किया, एक ने ऐसे किया। सिंपल, मतलब सिंपल क्वेश्चन चाहिए आपको। चेक करके निकाल भी आ गए पीछे आ गए। ऐसा नहीं कुछ है, नहीं ये नहीं है, ये इमेजिनरी से बनाना पड़ेगा। ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक दो फ्लो चार्ट आपको होमवर्क में दे दूंगी, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट के बाद। आता है ये। आ जाता है, 2-3 अटेम्प्ट के बाद आ भी जाता है, कुछ कह नहीं सकते। लास्ट अटेम्प्ट को पाए थे लास्ट 2 अटेम्प्ट में आया नहीं है, तभी मैंने कराया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कोई बात नहीं, कर लेंगे। एक बार तो मैंने आपको बताया, फिर एक दो मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, तो बना के देखना। आईसीए की बुक में, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लो चार्ट की, ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना। हाँ जी, ये पढ़ना है। पेज नंबर बता दो इसका जो आई थिंक 1.71 देख लियो। 1.66 वो का क्वेश्चन तो 1.63 टॉपिक का है, पर इलस्ट्रेशन लास्ट में मिलेंगे आपको।
चलो देख लेना। हाँ जी चलो, अब इसका थोड़ा जो रीडिंग रह गया, अब रीडिंग कर लो फटाफट, कर दो उसको। Flowchart is a diagrammatic डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम प्रोसेस। समझ आ गया? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस। अब यहाँ पे मेरे क्या था, मैंने बिल जनरेट कराना था, तो मैंने प्रोसेस को क्या करा, डायग्रामेटिकली दिखा दिया कि आपको कैसे बिल मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज कहोगे तो सिस्टम ही डाला हुआ है, मैंने तो इतना एंटर करा, मुझे अपने आप दे दिया। अब अंदर का प्रोसेस सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करके दिया एक्चुअली में आपको, वो चीज हमने यहाँ पे बता दी। तो मतलब यहाँ पे हमने एल्गोरिदम बता दिया कि कैसे कैसे उसने लॉजिक लगाया है। हाँ जी आगे। They show serial processes activities that occur in a specific order, one after the हाँ जी, other. तो ये क्या है, मेरी सीरियल प्रोसेसेस है, वन बाय वन जो चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम और प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स। अब कैसे दिखाया उन्होंने, बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड, वो हमने देख ली कितने टाइप के थे, रेक्टेंगल था, ओवल था, या फिर एक डिसीजन बॉक्स था, वो चीजें, ठीक है। एंड दे ऑर्डर बाय कनेक्टिंग विद एरोज, और उनका ऑर्डर भी बता दिया बाय कनेक्टिंग विद एरोज, एरो से कनेक्ट कर दिया कि कहाँ कहाँ से कौन सी प्रोसेसेस को रिलेट कर रहा है। चलो एडवांटेजेस बताओ, खुद बताओ क्या एडवांटेज लग रही है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। टॉप मैनेजमेंट, अगर किसी में कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा, बर्ड आई, थोड़ा हाँ बर्ड आई व्यू मिल जाता है। हाँ, और क्या है, कोई भी प्रोसेस का ये क्या है, मेरा ब्लू प्रिंट दे देता है मुझे कि कोई प्रोसेस कैसे वर्क कर रही है, जैसे बर्ड आई बोलो वैसे वैसे ही ब्लू प्रिंट। हाँ जी, और तैयारी को दो किसी को उसको। समझाना भी आसान है। किसी को समझाना भी आसान है, तो अभी उसने बोला क्यूकर, इजी अंडरस्टैंडिंग हो गया। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्यूकर ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप्स, यहाँ पे मुझे हर एलिमेंट का रिलेशनशिप समझ आ गया। सेकेंडली क्या है, कम्युनिकेट करना, अगर किसी में कोई सॉल्यूशन मुझे चाहिए, अगर किसी प्रोसेस डिजाइन के पास मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको क्या करूंगी, फ्लो चार्ट दिखा दूंगी अपना। उसके बाद ऑर्डरली चेकआउट ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डीबगिंग करनी, डीबगिंग मतलब फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स, उसमें से मेरी सपोज, देखो फ्लो चार्ट के बेस पे कोडिंग होती है, सुने कभी, जब कोडिंग होती है पहले फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट के बेस पे ही प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, फिर सारे कोड्स लिखे जाते हैं। ये सी यही करते हैं डीबगिंग। हाँ, तो वहां पे डीबगिंग ही होती है। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई मान लो कोड में प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करते हैं, फ्लो चार्ट चेक करते हैं पहले कि फ्लो चार्ट में प्रोसेस कैसे मूव हो रही थी, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, सर्व एज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी देख रहे हो, इट सर्व एज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन, रीड कर दो मुस्कान। Flowcharts serve a good documentation which aid greatly in future program कन्वर्जन, अगर मुझे फ्यूचर में कोई प्रोग्राम में कन्वर्जन या फ्यूचर में कोई मॉडिफिकेशन करानी है, तो मैं अपने फ्लो चार्ट को रेफर कर लूंगी, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं उसको कर दूंगी। अच्छा, फिर उसने बोला इन द इवेंट ऑफ स्टाफ चेंज, अगर कोई मेरे स्टाफ में चेंजेस आते हैं और नया स्टाफ है, उनको पता ही नहीं पुरानी प्रोसेसेस क्या थी, पुराने लोगों ने क्या कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास फ्लो चार्ट बना हुआ है, सारी प्रोसेस लिखी हुई है, आप उससे स्टडी कर लो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद तो इट सर्व एज अ ट्रेनिंग फंक्शन बाय हेल्पिंग न्यू एम्प्लॉयज इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो समझ सकते हैं। अच्छा, फिर आपका वही आ गया इफेक्टिव एनालिसिस, बिकॉज फ्लो चार्ट गिव्स अ ब्लू प्रिंट, मुझे ब्लू प्रिंट मिल जाता है और उसको मैं क्या कर सकती हूँ, डिटेल स्टडी कर सकती हूँ। उसके बाद क्या है, एफिशिएंट कोडिंग, अगर फ्लो चार्ट अच्छा बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कोडिंग भी अच्छी हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज क्या है, एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, फिर जो मेरा प्रोग्राम बनेगा, लास्ट में मेरा प्रोग्राम, पहले फ्लो चार्ट बनेगा, फिर कोडिंग होगी, फिर प्रोग्राम बनेगा, तो जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसकी भी मेंटेनेंस क्या हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, अगर मैंने उसका फ्लो चार्ट बनाया होगा। क्लियर हो गया पॉइंट्स? चलिए पर इसको देख लो सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट क्या है, क्यूकर ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसका, एलिमेंट्स का। जैसे हमने क्या अगर वेबसाइट से ऑर्डर करो 10% है, फोन फोन ऐप से करोगे तो 20% है, तो मुझे क्विक समझ आ गया। सेकंड क्या है, कम्युनिकेशन करनी। अच्छा, फिर थर्डली ऑर्डरली चेकआउट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डीबगिंग करनी, ठीक है। और फिर फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या हेल्प करेगी मेरी, एक तो फ्यूचर में प्रोग्राम कन्वर्जन एंड न्यू एम्प्लॉयज के लिए क्या हो जाएगा, एज अ ट्रेनिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट एनालिसाइज करना, एनालिसिस की ब्लूप्रिंट मिल जाता है, ब्लूप्रिंट मिल गया। अच्छा, उसके बाद है एफिशिएंट कोडिंग, कोडिंग एफिशिएंट हो जाएगी, उसको मुझे, और कोडिंग के बाद क्या हो जाएगा, मुझे एफिशिएंट प्रोग्राम अच्छा बन जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट को तीनों को इकट्ठे में कर लेना, पहले हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करा, फिर कोडिंग अच्छी मिल गई, अगर कोडिंग अच्छी हो गई फिर प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा,
तीन चीजें हो जाएंगी। अच्छा, इन्होंने बनाया हुआ है क्विक कोड, मतलब जैसा भी आपको ठीक लगे। चलो, अब लास्ट टॉपिक है मेरा इस चैप्टर का, डेटा फ्लो डायग्राम्स। अब ये भी होता सेम ही, आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है, बस इसमें क्या है, मेरा डेटा का फ्लो मुझे दिखेगा, मुझे ये नहीं पता डेटा काम कैसे कर रहा है, पर मुझे इतना पता है कि इसका रिजल्ट अब इसके पास जाएगा, इसका रिजल्ट इसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रोसेस नहीं समझनी, बस मुझे पाथ ऑफ डेटा ट्रैक करना है। जैसे मैं अमेजोन से मान लो वो ट्रैक कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा, अब वो ऑर्डर कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पाथ हम ट्रैक करते रहते हैं ना, तो डेटा फ्लो डायग्राम सिर्फ ट्रैक करती है कि पाथ ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। मैपिंग भी बोल सकते हैं इसको, मैपिंग खोलते हैं ऊपर अरे हाँ, अभी कहाँ कहाँ से तुमने खोला। तो वो बता देता है ना कौन सी फाइल, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है ना। इवन अगर आप टैली खोलते हो जैसे, तो जब आपको अपनी वो कंपनी निकालनी होती है, वहां से आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कहाँ पे फाइल आती पड़ी है। हाँ हाँ, वहाँ पे सोर्स डेटा लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है ना कि कहाँ से डेटा पड़ा हुआ है आपका, वो चीज है। ठीक है, देखो आगे, ये देखो पहले, ये है मेरा डेटा फ्लो डायग्राम। अब देखो, कस्टमर ने क्या करा, ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंपनी ने रिसीव करा, तो किसने करा, पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास गया, या फिर आप सेल्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कस्टमर का ऑर्डर आया है। अगर कस्टमर का ऑर्डर आया तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग होगी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब वेयर हाउसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है, मतलब मेरा जो वेयर हाउस में चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर नॉट अवेलेबल है तो बोल दो, अगर अगर है, यस अवेलेबल आ गया, तो क्या करोगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास डेटा चला गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनवॉइस प्रिंट कर देगा, और फिर उसके बाद शिपिंग वाले का काम शुरू हो जाएगा। शिपिंग वाला क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करा देगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है। पहले मार्केटिंग के पास गया, फिर वेयर हाउसिंग के पास गई, फिर अकाउंट्स के पास क्वेरी गई, उसके बाद शिपिंग के पास। तो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम्स। अभी इसको छोड़ दो, डर जाओगे जरा, चलो यहाँ पे आ जाओ, रीड कर दो। डेटा फ्लो डायग्राम, इट इज द रेफर टू एज DFDs भी बोलते हैं इसको, DFD। हाँ जी, इट रिप्रेजेंट्स करना, इट इज अ टूल दैट depicts the flow of data through the system and the work or processing performed by that system. ठीक है, तो फ्लो ऑफ डेटा मुझे ये बताएगा थ्रू अ सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, एंड द वर्क या फिर प्रोसेसिंग कैसे चल रही है उस सिस्टम की, ये चीजें मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रोसेस करनी नहीं है, मुझे बताएगा कि किस तरीके से चल रही है, कि पहले क्या हो रहा है फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, सीक्वेंस बताएगा। चलो एडवांटेजेस देखो। A straightforward graphical technique which is easy to recognize. DFTs are easier to understand by technical and non-technical ठीक है, एक audiences. तो क्या हो गया मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफिकल डिजाइन है, जो एग्जांपल है वो कर लेना, जो मैंने आई से वाली ये बताई थी आपको। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखने में समझ आ गया। फिर वही इजियर टू अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो भी इजियर टू अंडरस्टैंड है, मतलब कोई भी इसको समझ सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी। अच्छा, फिर क्या है, DFDs कैन प्रोवाइड अ डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम के बारे में मुझे बताया ना कि अकाउंट वाला क्या करेगा, इनवॉइस को प्रिंट करेगा, तो डिटेल दे दी उसने मुझे। अच्छा, लास्ट इज क्या है, कम्युनिकेटिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम नॉलेज टू यूजर। यूजर को भी समझ आएगा कि किस तरह से प्रोसेस जो है वर्क कर रही है, तो उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिटेल्ड होती नहीं क्योंकि बर्ड आई व्यू देता है हमको फ्लो चार्ट। पर एरर ढूंढने मिलता है ना। प्रेजेंटेशन में अजीब पे एरर लगा दी। चलो पहले डिफरेंस देखो, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, फ्लो चार्ट में क्या बोला उन्होंने, इट प्रेजेंट स्टेप टू कंप्लीट अ प्रोसेस। कई बार डिफरेंस ही पूछ लेते हैं, वो कहते हैं फ्लो चार्ट भी नहीं पूछते, DFDs भी नहीं पूछता, डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, इस बुक से कुछ नहीं छोड़ना, मतलब ये चीज कह रही हूँ मैं। ठीक है जी, फ्लो चार्ट में देखो क्या है, स्टेप्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस, और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ डेटा। अच्छा, यूज इन डिजाइनिंग अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस को डिजाइन करना, ये क्या करेगा, पाथ ऑफ डेटा, पाथ को डिस्क्राइब करेगा। हाउ टू मेक अ सिस्टम फंक्शन, सिस्टम चलाना कैसे है, ये क्या बताएगा, सिस्टम चलता कैसे है। अच्छा, फ्लो चार्ट में कभी इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, डेटा एक्सटर्नल सोर्स, जैसे हम कहते हैं कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो एक्सटर्नल सोर्स से आया डेटा।
अच्छा लास्ट ये टाइप्स हैं, ये क्रैम अगर हो पाते तो कर लेना, अगर छोड़ देना। ये जो फ्लो चार्ट 3 टाइप्स के होते हैं, डॉक्यूमेंट, एक सिस्टम, एक प्रोग्राम, और डीएफडीज एक फिजिकल, एक लॉजिकल डेटा फ्लो। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उसका भी कुछ है। हाँ बहुत